हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड यू टेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर जो है इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये आज हमारे बाल विकास एवं पैडागोजी यानी सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 यू टेट के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ से आपको सारे टॉपिक भी पता चलेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आपको तैयार करने हैं अपने सीडीपी में, यू टेट में, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड आर कंसीडर्ड बाय सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने मन के कितने पहलुओं पर विचार किया है। पिछले जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं, लगातार मॉक टेस्ट भी जारी हैं, आप ज़रूर जाकर चेकआउट करें। वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई सेक्शन में भी लिंक मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो वहाँ मैंने सिगमंड फ्रॉयड के बारे में बताया था। जो सिगमंड फ्रॉयड है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, इन्होंने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को प्रपोज किया है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि मन के कितने पहलुओं पर विचार किया है सिगमंड फ्रॉयड ने। तो सिगमंड फ्रॉयड ने 3 पहलुओं पर विचार किया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिसमें आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो ये इनकी थ्योरी के क्या है भाई, 3 पहलू हैं, जिसमें ये बताते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 2 के साथ। कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन वाज प्रपोज्ड बाय। भावनाओं का कैनन बोर्ड सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए आपके सीडीपी में जो टॉपिक है, एक चैप्टर है इमोशंस एंड कॉग्निशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सिलेबस में भी मिल जाएगा सीडीपी में। तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भावनाओं का कैनन बोर्ड सिद्धांत के किसने द्वारा प्रस्तुत किया। वॉल्टन कैनन ने किया है, फिलिप बार्ड ने किया है। वॉल्टन कैनन या फिलिप बार्ड ने किया है, या कैनन बार्ड ने किया है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड ने है इमोशंस जो हैं इनको प्रपोज किया था वॉल्टर एंड कैनन ने। देखो यहाँ पर ध्यान देना, वॉल्टर एंड कैनन ने जो है इमोशंस को प्रपोज किया था, जो इमोशंस होते हैं आपके अंदर उसको प्रपोज किया था। और जो फिलिप बार्ड थे, इन्होंने जो है इमोशंस और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं या रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके बारे में बात की थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निशन। अगेन कॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का एक घटक है। कॉग्निशन कैसा है, एक मेंटल जो प्रोसेस होती है ना, या मेंटल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मस्तिष्क से रिलेटेड जो होता है वो कॉग्निशन कहलाता है, संज्ञान बोलते हैं जिसको। तो कौन सा कंपोनेंट जो है कॉग्निशन का है, भाषाएं, इमोशंस, प्लानिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जो लैंग्वेज होती है ना, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का एक घटक है, भाषा। यानी कि लैंग्वेज जो है कॉग्निशन का, मेंटल प्रोसेस का एक क्या है, घटक है, कंपोनेंट है। क्योंकि लैंग्वेज क्या करता है, ये एक हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी काबिलियत होती है जिससे वो हम अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को, जो भी हमारी भावनाएं हैं उसको दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात क्लियर होगी, भाषा के माध्यम से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इमोशंस। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए बोलता है प्रोलॉन्ग्ड इमोशन स्ट्रेन में कॉज स्टैमरिंग। बी बोलता है फिजिकल हेल्थ इज greatly affected by emotions, only some of the emotions reaction involves feelings such as anger, fear and joy। या ऑप्शन डी बोलता है बोथ ए एंड बी। तो देखिए इमोशंस के बारे में सबसे जो सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आपके करेक्ट ऑप्शन है। क्या बोल रहा है ए और बी भावनाओं के बारे में, कि लंबे समय तक भावनात्मक तनाव के कारण हकलाना हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपको अगर तनाव है तो इमोशन डिस्टर्ब है आप, तो हकलाने की प्रोसेस हो सकती है। फिजिकल हेल्थ इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय इमोशंस, बिल्कुल सही बात है, शारीरिक स्वास्थ्य भावनाओं से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड में दिया गया, थर्ड इसलिए हमने नहीं कंसीडर किया, ओनली सम इमोशंस दिया है, केवल कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, क्रोध, भय या खुशी जैसी, ऐसा नहीं है, कुछ में नहीं होता, और भी सारी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इमोशंस के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों के लिए सीखना मुश्किल होता है जब। अ लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, सीखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक है। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, सामग्री को नई तरीकों से दर्शाया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन डिसकंटिन्यूड चंक्स, या दे आर इंटेंशनली मोटिवेटेड। तो देखो बच्चों के लिए सीखना कब मुश्किल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंटेड इन डिसकंटिन्यूड चंक, जानकारी डिस्कनेक्टेड का मतलब कि जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है, जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी प्रीवियस नॉलेज को
और जो उनके पास जो नॉलेज है उसको आप अगर कनेक्ट नहीं करोगे न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू नॉलेज के साथ में, तो बच्चा जो है नहीं सीख पाएगा। ये डिसकनेक्टेड का मतलब कि आपको जानना होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप छोटी क्लास के किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप टेबल्स पढ़ा रहे हैं, उन्हें काउंटिंग्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 किसकी टेबल आती है। अगर आपने डायरेक्टली उसको 10 की टेबल सिखाना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ, अगर उसको 5 तक आती है तो आपको उसको 6 की टेबल सिखानी, ना कि 10 की। तो इसलिए बच्चा सीखेगा नहीं अगर आप डिसकनेक्टेड वे में उसको सिखाएंगे तो। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, कंजर्वेशन थिंकिंग स्टार्ट एट विच स्टेज। देखो कंजर्वेशन थिंकिंग, संरक्षण की सोच किस अवस्था में शुरू हो जाती है? बचपन, इन्फेंसी में, प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फिर सहज ज्ञान युक्त इंट्यूटिव में। तो देखिए जो संरक्षण का जो नियम होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अकॉर्डिंग टू पियाजे हम चल रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये स्टेज कब होती है? 7 से 11 साल की जो अवस्था होती है आपकी, 7 से 11 साल का जब बच्चा होता है तो उस अवस्था को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और इसमें संरक्षण का नियम आ जाता है, यानी कि बच्चा समझने लगता है कि वेट क्या होता है, लेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं समझना शुरू कर देता है बच्चा इस स्टेज में। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रोट लर्निंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द लर्नर्स। रटकर सीखने को कम करने के लिए शिक्षार्थी से किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, ऐसे टाइप, निबंध यानी कि वन लाइनर, ऑप्शन डी बोलता है। तो देखिए अगर आपको बच्चे को सिखाना है रोट लर्निंग यानी कि रटकर आपको कम करना है, रटने का प्रयास बच्चे का कम करना है, तो आप उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रटने वाली प्रक्रिया नहीं है, हाँ समझने वाली प्रक्रिया है, लर्निंग लास्ट लॉन्ग तक रहेगी। मैं सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बात करें अगर हम शॉर्ट आंसर्स में और ऐसे टाइप आंसर्स में, तो इसमें क्या होगा, बच्चा 2 लाइन या 3 लाइंस के थ्रू अपने आंसर को एक्सप्लेन करेगा। ऐसे टाइप में तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक रटने वाली प्रक्रिया आ जाती है। लेकिन एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि बच्चा डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचता है, उसका जो आंसर होता है वो कन्फाइंड होता है, ठीक है, एक कन्फर्मेशन मिलती है यहाँ से आपको। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में, क्रिएटिविटी कैन बी लिंक्ड विद, रचनात्मकता को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो अलग सोच होती है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको अभिसारी सोच कहते हैं, इमिटेशन यानी कि नकल करना, या फिर मॉडलिंग के थ्रू। तो देखिए जो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है उसको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग सोच यानी कि विभिन्न दिशाओं में सोचना, या फिर इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसी के थ्रू क्या आती है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता भी ये है। रचनात्मकता इसी के माध्यम से आती है जब हम एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस अगर हम निकाल के लेके आते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। यानी कि आपने क्या किया, अलग अलग दिशाओं में मल्टीपल तरीके से किसी एक चीज़ के अलग अलग सॉल्यूशन आपने निकाले, तो उसको हम अभी अलग डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। बात क्लियर है? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग भाई जैसे हम एमसीक्यूज़ है, यानी कि आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं, आपको केवल राइट आंसर ही लेके आना है, तो एमसीक्यूज़ जो है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होते हैं। और कोई भी डिस्कवरी होती है, कोई भी खोज होती है, तो वो किसके थ्रू होती है? वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट हाई लेवल थिंकिंग, को बताना है विच अ पर्सन एनालाइज, एवेल्युएट, जज और यूज लॉजिक। निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय सोच है जिसमें एक व्यक्ति तर्क का विश्लेषण, मूल्यांकन, न्याय और उपाय करता है? पहला कंसिस्टेंस, बी कॉन्वर्जेंट, सी रिफ्लेक्टिव और डी डाइवर्जेंट यानी कि विभिन्न दिशाओं में सोचना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें दोबारा से देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हाई लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, कंसिस्टेंट, कॉन्वर्जेंट, रिफ्लेक्टिव या डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं चिंतनशील। चिंतनशील रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जब आप सोचते हैं किसी भी चीज़ को, और जिसमें एनालाइजिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, लॉजिक, तर्क भी लगता है उसमें। ठीक है, डाइवर्जेंट भी होते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्जेंट नहीं होंगे, वो भी होते हैं, जज भी करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें देखें, एनालाइज, इवैल्यूएट, जज, लॉजिक का इस्तेमाल करना और डाइवर्जेंट का इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। इसको हम बोलते हैं हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट बोलेंगे क्वेश्चन 10 के साथ हम चलते हैं। थिंकिंग इज ए, सोच क्या है? एन इफेक्टिव बिहेवियर, एक प्रभावी व्यवहार है। एक कॉग्निटिव एक्टिविटी, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है।
साइकोलॉजिकल फिनोमिना एक मनोवैज्ञानिक घटना है, एंड इफेक्टिव बिहेवियर एक प्रभावी व्यवहार है। तो थिंकिंग सोच जो है ऑप्शन नंबर ए, एंड इफेक्टिव बिहेवियर। बात क्लियर है। कॉग्निटिव अचीवमेंट है, यानी कि इफेक्टिव बिहेवियर का मतलब है कि इससे सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं भाई। थिंकिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, इफेक्टिव बिहेवियर नहीं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, यहाँ पर ए नहीं होगा, बी होगा। इट इज़ ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं। संज्ञान का मतलब क्या होता है, मेंटल प्रोसेस जो भी होती हैं आपकी मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाकलाप कॉग्निटिव एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप नॉलेज या फिर कॉम्प्रीहेंसन जितना होता है, रिमेंबर यानी कि किसी भी चीज़ को याद रखना, जज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी क्या है, मेंटल प्रोसेस है। अभी आप पढ़ रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, मेंटल प्रोसेस के। मैं पढ़ा रहा हूँ मेंटल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो अभी पढ़न और पाठन की क्रिया है ये भी कॉग्निटिव एक्टिविटी है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल वे टू हेल्प ए चाइल्ड टू एनालाइज हिज और हर ओन गोल्स। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को उसके स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में उपयुक्त तरीका है। पनिशमेंट यानी कि सजा देंगे आप उसको, मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे। रोट मेमोराइजेशन, आप उसको रट कर याद कराएंगे, या फिर उसको असाइनमेंट लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चे को गोल अचीव करना है तो उसको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। और मोटिवेशन भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। इंटरनल मोटिवेशन जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं आंतरिक रूप से, और बाह्य रूप से यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन आपका सेल्फ का होता है, अपने आप का होता है कि आप अपने आप ही सोचें कि मुझे हाँ भाई एग्ज़ाम क्रैक करना है, गोल आपका क्या है, यूटेट कंप्लीट करना। तो उसके लिए आप डेडिकेशन फील करेंगे, तो डेडिकेट करेंगे अपने आप को, तो तब ये वो गोल अचीव हो पाएगा। बाह्य कि आपको पता है कि एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको टीचर से आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो, ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो वो जो आपको प्रेरणा मिलेगी बाह्य स्रोत से, तो वो बाह्य स्रोत कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कारक है मोटिवेशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई भी शाबाशी देता है, जैसे कोई आपने कार्य किया उसके लिए आपको एक अच्छी शाबाशी दी गई, कुछ अच्छा बोला गया जिससे आपने क्या किया, मोटिवेटेड फील हुए। तो नॉन वर्बल, गैर मौखिक यानी कि बोल के नहीं दिया। तो इनमें से, इन फॉलोइंग में से, रिपीटिंग द लर्नर्स आंसर, शिक्षार्थियों के उत्तर को दोहराना, प्रेज वर्ड शब्दों के माध्यम से, हैंड सिग्नल्स ऑफ एनकरेजमेंट प्रोत्साहन के हाथ संकेत, या रीफ्रेजिंग द आंसर उत्तर को फिर से लिखना। तो देखो आपको क्या बोला है, गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी कि आपको बोल के मोटिवेट नहीं करना, बोल के आपको रेनफोर्समेंट नहीं देना। तो ऑप्शन सी, हैंड सिग्नल्स ऑफ एनकरेजमेंट। आपको प्रोत्साहन कैसे किया जा रहा है कि आपको हाथों से इशारा करके या फिर जेस्टर्स के माध्यम से, है ना, या फिर सर हिलाना, हेड शेक करना कि आपने कोई एक्टिविटी करी, तो उसको आपको बोल कर नहीं, आप बॉडीली मूवमेंट्स के थ्रू आपके टीचर आपको क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल फॉर्म बोलते हैं इस चीज़ को। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे प्रेज वर्ड बोलना, तो ये वर्बल में आ जाता है कि आपने उस रेनफोर्समेंट दिया पॉजिटिव लेकिन वर्बल दिया। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। विच वन इज़ नॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। कौन सा अभिप्रेरणा का मूल अवधारणा नहीं है। नॉट लगा है क्वेश्चन में। ड्राइव, इंसेंटिव, अचीवमेंट, या फिर नीड। तो नॉट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो मोटिवेशन के होते हैं वो है ड्राइव, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास, पहला आता है नीड, ज़रूरत, उसके बाद ड्राइव, और उसके बाद आता है हमारे पास इंसेंटिव, प्रोत्साहन करना। बात क्लियर हो गई भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई किसी भी चीज़ की आपको पहले आवश्यकता होगी, फिर उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी जिसको ड्राइव फोर्स बोलते हैं, और इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन आएगा, और फिर उसको आप करने के लिए सोचेंगे। ड्राइव जो फैक्टर है यानी कि आप करने के लिए। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी मोटिवेशन के लिए। अचीवमेंट इसका पार्ट नहीं है। ओके, आपसे पूछा गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन कि नीड आपको किसी चीज़ की पड़ी, उसके बाद आपने उसके लिए सोचा यानी कि प्रोत्साहन मिला, इंसेंटिव मिला, और फिर आपने उसको स्टार्ट किया, उसको अचीव करना स्टार्ट किया उस प्रोसेस को। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेज ऑफ मैस्लो हायरार्की नीड। निम्नलिखित में कौन सा मैस्लो का पदानुक्रमित
आवश्यकताओं का दूसरा चरण है। तो मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी है। तो इन्होंने अपने एक पिरामिड के माध्यम से समझाया है कि कौन कौन सी बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी एक ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि सेकंड स्टेज कौन सी है इनकी। लव एंड बिलोंगिंग्स, एस्टीम्स यानी कि अपना आदर, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक, यानी फिर डी बोला है सेफ्टी। तो जो सेकंड नीड है मैस्लो के अकॉर्डिंग वो है सेफ्टी, सुरक्षा की नीड। बात क्लियर होगी। जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, हेल्थ सिक्योरिटी हो गई, आपकी वेलनेस हो गई, तो वो इन्होंने सेकंड स्टेज में रखा है मोटिवेशन की। मैस्लोस हायरार्किकल नीड्स जो है, बात करिए यानी कि जो ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकताएं जो होती हैं मनुष्य के जीवन में, तो सेफ्टी की जो आवश्यकता है वो सेकंड प्रायोरिटीज़ में रखा है इन्होंने। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन में नॉट लगा, ध्यान से पढ़ना है हमें, अ प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल एड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमानित निर्देशात्मक सहायता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड्स, बी फिल्म स्ट्रिक्स, सी चॉक बोर्ड, या डी मल्टी इमेज प्रेजेंटेशन। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सा नॉट प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल, नॉट इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रक्शनल एड, इंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है निर्देशात्मक सहायता जो नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी चॉक बोर्ड जो है निर्देशात्मक सहायता नहीं है। स्लाइड्स के माध्यम से आप गाइड करते हैं किसी भी क्लास को, फिल्म स्ट्रिप भी वही तरीका है, मल्टी इमेज प्रेजेंटेशन भी वही तरीका है, यानी कि इन माध्यम से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, बट चॉक बोर्ड के थ्रू जो है आप इंस्ट्रक्शनल एड नहीं आता है, चॉक बोर्ड ट्रेडिशनल वे आता है, चॉक बोर्ड मेथड जो होता है। ओके तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 थोड़ा लेंदी है बट आसान है। ए टीचर टुक द स्टूडेंट टू द फैकल्टी एंड टोल्ड देम अबाउट द फैक्ट्री। कहाँ लेके गया टीचर? फैक्ट्री में लेके गया, उसने फैक्ट्री के बारे में बताया। हाउ इट इज़ फंक्शन, विच मैथड ऑफ टीचिंग शी इज़ यूजिंग। एक शिक्षिका छात्रों को कारखाने में ले गई और उन्होंने कारखाने के बारे में बताया यह कैसा कार्य करता है। उसने पढ़ाने की कौन सी पद्धति का उपयोग किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उसने स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल किया है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, स्टोरी टेलिंग में ये काम नहीं होता है। फील्ड ट्रिप का उसने यूज़ किया है, प्ले वे खेलने के तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया है, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना विधि का इस्तेमाल किया। तो वेरी सिंपल, ये क्या है, एक फील्ड ट्रिप है, अध्ययन यात्रा है कि बच्चों को ट्रिप पर लेके गए हैं, और ट्रिप उनकी कहाँ हुई है? एक कारखाने में हुई है, यानी कि एक फैक्ट्री में हुई है। अब कारखाने में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि वो किसी भी चीज़ का कारखाना हो सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, तो वहाँ पर किस तरीके से जिस भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर होकर आ रही है, तो ये एक फील्ड ट्रिप के थ्रू बच्चे को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ साइन मोटिवेटेड टीचिंग। निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, छात्रों से पूछताछ, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, अधिकतम उपस्थिति, मैक्सिमम अटेंडेंस, या पिन ड्रॉप साइलेंस। तो देखिए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग यानी कि आप कैसे पता लगाएंगे कि जो प्रेरित शिक्षण का संकेत क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंस से क्या बच्चा मोटिवेटेड हो सकता है क्लास में? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि टीचर के डर की वजह से आ रही हो, पेरेंट्स के डर की वजह से बच्चा क्लास में आके बैठ रहा हो। रेमेडियल टीचिंग पता है आपको क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है कि बच्चों को अगर कहीं भी कुछ भी समझने में परेशानी है तो उस जो टीचिंग स्टूडेंट सेपरेटली एक ही टॉपिक को दोबारा पढ़ाने के लिए किसी भी स्टूडेंट को देता है अलग विभिन्न तरीके से, उसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, छात्रों से पूछताछ, कि जब आप, या क्वेश्चनिंग छात्रों से नहीं, छात्रों द्वारा पूछताछ है, ये छात्रों द्वारा पूछताछ से नहीं, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, कि जब क्वेश्चन करते हैं, आप पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट ने आपसे क्वेश्चन किया, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप में से जो भी क्वेश्चन मेरे से करेगा, इससे क्लियरली पता चलता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, इंटरेस्टेड था, आपने उसको सुना समझा, उसके बाद जो आपका डाउट आया तो वो आपने क्वेश्चन किया। तो इससे क्या होता है, ये इस तरीके की क्लास को हम बोलते हैं मोटिवेटेड क्लास का एक ये सिंबल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। डैश इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेसन प्लान। एक पाठ योजना का केंद्र बिंदु होता है
अध्यापक होता है, स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा होती है, प्रिंसिपल होता है, या फिर छात्र यानी कि स्टूडेंट होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। एनसीएफ में भी बताया गया है भाई, बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लेन किया गया है। ये है स्टूडेंट। सारी चीज़ें किसके इर्द गिर्द होती हैं भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? स्टूडेंट की होती हैं, क्योंकि टीचिंग जो होती है हमारी किस पर बेस्ड होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, नहीं कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ में आपको कई बार बताया गया है, सीसीई में भी इसका जिक्र किया गया है, एनसीएफ 2005 में भी बोला गया है। तो कि भाई आपको टीचर सेंट्रिक टीचिंग नहीं करनी, आपको स्टूडेंट को, बालक को केंद्र में रखकर दी जाने वाली शिक्षा। तो आप जो भी लेसन प्लान अपना बनाएंगे, जो भी पाठ्य योजना आप बनाएंगे पढ़ाने के लिए बच्चे को, तो आप उस तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे कि आपको ये सोचना है कि बालक के रिस्पेक्ट में करेंगे, स्टूडेंट के लिए करेंगे, कि सारी चीज़ें स्टूडेंट के फेवर में हों। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण विद्यालय में बच्चों के असफल होने का एक कारण नहीं है? ऑप्शंस आर बोर्डम यानी कि उदासी, पुअर टीचिंग स्ट्रेटेजी, खराब शिक्षण रणनीति, ऑप्शन नंबर सी कन्फ्यूज़न, या इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़। तो आपसे पूछा है असफल होने का एक कारण नहीं है, वो आपको बताना है। तो वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी, इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़, गतिविधियों में भागीदारी देना कोई भी एक असफल होने का कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, उदासी एक कारण हो सकता है असफल होने का, और पुअर टीचिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप खराब पढ़ा रहे हैं तो इसी वजह से भी बच्चा असफल हो सकता है। कन्फ्यूज़न की स्थिति, भ्रम की स्थिति में भी बच्चा जो है असफल हो सकता है। लेकिन जहाँ असफल नहीं हो सकता वो ये है कि अगर आप बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो तो उस एक्टिविटी को करने से बच्चा असफल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को पिक किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर 20, एट विच स्टेज चिल्ड्रन बिकेम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? किस स्तर पर बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। पियाजे के डेवलपमेंटल जो थ्योरी है, जीन पियाजे, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। जीन पियाजे हो गए, वाइगॉस्की हो गए, इनकी जो थ्योरी है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको भी पढ़ के जाइए। कोहलबर्ग हो गए, नैतिक विकास के सिद्धांत, इन्होंने 3 चरण दिए हैं, जो 3 स्टेजेस हैं उसके बारे में आप जानकारी करके जाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एट विच स्टेज, कौन सी अवस्था में जो है बच्चा सक्रिय हो जाता है, समूह के लिए सक्रिय हो जाता है, एक्टिव मेंबर हो जाता है? किशोरावस्था में, वयस्कता एडल्टहुड में, चाइल्डहुड में, या फिर लेटर चाइल्डहुड में? तो ऑप्शन नंबर डी, एडोलसेंस में जब बच्चा वयस्क होता है तो वो एक्टिव मेंबर हो जाता है, अपने पीयर ग्रुप का, सहयोगी समूह का जो है बहुत एक सदस्य बन जाता है जो एक्टिव होता है। तो वो किशोरावस्था, जिसको आंधी तूफान की अवस्था बोलते हैं, 12 साल से ऊपर की अवस्था जो 14 साल के बाद जो आती है, दैट इज़ नोन एज एडोलसेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट और टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए CDB के लिए। मैं EVS के लिए भी टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, ज़रूर जाकर चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई सेक्शन में अटैच कर दूंगा वो वीडियो। नेक्स्ट टॉप 20 हम डिस्कस करेंगे यूटेट पेपर 2 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, दिस वॉज अभिषेक त्यागी। वीडियो पसंद आ गई तो ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।